दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल सिनेमा के एक ऐसे दिग्गज एक्टर के बारे में जिसने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में हीरो से लेकर विलेन, बाप से लेकर भाई और दोस्त न जाने कितने अलग अलग तरह के किरदार निभाए। और जब भी वो अपनी बहुत ही यूनिक आवाज और पर्सनालिटी के साथ में पर्दे पर नजर आते थे तो ऐसा लगता था कि इन कैरेक्टर्स में जान आ गई हो। हम बात कर रहे हैं तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर रघुवरन के बारे में, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में लगभग 200 से भी ज्यादा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में काम किया है। लेकिन उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही। कैसे पर्दे पर अपनी फिल्म में एक शराबी के किरदार को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से दिखाने के लिए रघुवरन उस किरदार में ऐसे घुसे कि आगे चलकर वो कभी निकल ही नहीं पाए और रियल लाइफ में इतनी ज्यादा ड्रिंक करने लगे कि इसका खामियाजा आगे चलकर उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे और यहाँ तक कि खुद को कुर्बान करके चुकाना पड़ा। अपनी फिल्मों में पर्दे पर रियलिस्टिक किरदारों को दिखाने के लिए रघुवरन ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा सफर किया है। जैसे बीच में तो एक समय ऐसा भी आ गया था जब रघुवरन बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद घंटों सड़कों पर ऐसे ही लेटे रहते थे और बाद में उनके मैनेजर और कुछ करीबी सड़क से उठाकर उनको घर तक ले जाते थे। हिंदी फिल्मों में आपने रघुवरन को फिल्म इज्जतदार, लाल बादशाह, रक्षक और ग्रहण जैसी फिल्मों में देखा होगा, जहां हिंदी फिल्मों में उनका सबसे यादगार किरदार रहा सन 1996 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक में, जिसमें उन्होंने पहले सुनील शेट्टी के दोस्त और खतरनाक विलेन रघु का किरदार निभाया, जो कि नकली पैसे छापने लगता है। रघुवरन ने इस किरदार में अपनी एक्टिंग से ऐसी जान डाली कि आज भी आप में से बहुत सारे लोगों को फिल्म रक्षक में रघु का ये किरदार याद होगा। मतलब रघुवरन की ऐसी कोई हट्टी कट्टी पर्सनालिटी नहीं, उनके 6 पैक एब्स नहीं और खतरनाक टाइप का चेहरा भी नहीं, लेकिन फिर भी रघुवरन जब पर्दे पर विलेन बने हुए नजर आते तो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी बिल्कुल अलग ही तरह की आवाज से लोगों के दिलों पर एक अलग ही इंप्रेशन डालते और सामने वाले के पसीने छुड़ा देते। अपनी फिल्मों के अलग अलग किरदारों में अपनी आवाज को बदलने में तो मानो रघुवरन को बिल्कुल महारत हासिल थी। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर सन 1958 को केरला में पलक्कड़ जिले के कोलंगोडे में हुआ, जहां उनका परिवार संपन्न परिवार था, आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, जहां उनके दादा और पिताजी का होटल का बिजनेस था और रघुवरन अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। और जब रघुवरन काफी छोटे थे तब उस टाइम पर ही उनका परिवार केरला से आकर तमिलनाडु शिफ्ट हो गया था, जहां उनके पिता अब कोयम्बटूर में अपने होटल चलाने लगे थे और रघुवरन ने यहीं के स्कूल से अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। अपनी स्कूलिंग पढ़ाई कंप्लीट हो जाने के बाद रघुवरन ने कोयम्बटूर के ही गवर्नमेंट कॉलेज में बीए हिस्ट्री में एडमिशन ले लिया। लेकिन यहाँ पर रघुवरन का इंटरेस्ट धीरे धीरे फिल्मों में और एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगा और इसके बाद तो रघुवरन ने अपने बीए तक की पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और इसको बीच में ही छोड़ दिया था। एक्टिंग के अलावा म्यूजिक में और सिंगिंग में भी रघुवरन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा और इसके लिए उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन में पियानो बजाना भी सीखा और आगे चलकर बहुत सालों बाद उन्होंने अपना एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया था। खैर, उस टाइम पर एक्टिंग में अपना इंटरेस्ट देखते हुए रघुवरन ने MGR गवर्नमेंट फिल्म एंड टेलीविजन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चेन्नई से एक्टिंग में अपना डिप्लोमा और कुछ प्लेज में पार्टिसिपेट करने के बाद रघुवरन बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाने लगे, जहां रघुवरन ये चाहते थे कि उन्हें फिल्मों में कुछ ऐसे कैरेक्टर मिले जहां पर उन्हें अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का पूरा मौका मिले। हालांकि स्टार्टिंग में कुछ कन्नड़ा और तेलुगु फिल्मों में बहुत ही छोटे छोटे किरदार निभाने के बाद सन 1982 में आई एक ऑफ बीट तमिल फिल्म इजावाथु मनीथन में उन्हें लीड रोल में साइन किया गया। उनकी इस फिल्म ने ढेरों अवार्ड जीते और रघुवरन की एक्टिंग की भी काफ़ी तारीफ हुई और आगे चलकर रघुवरन को कुछ और फिल्मों में जैसे ओरू उदय, नादिया थिगारू जैसी फिल्मों में लीड एक्टर के तौर पर साइन किया गया। लेकिन इस टाइम पर इनकी ये 1-2 फिल्में लीड एक्टर के तौर पर नहीं चल पाईं, तो उस टाइम पर रघुवरन ने तुरंत अपनी इमेज को चेंज करते हुए कुछ विलन वाले किरदार निभाना शुरू कर दिए। इसके बाद सन 1983 में आई फिल्म सिल्क 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 ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें रघुवरन हमें नेगेटिव रोल में नजर आए और यहाँ पर रघुवरन की नेगेटिव रोल में परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद की गई और उन्हें बहुत सारी फिल्मों में नेगेटिव रोल भी ऑफर होने लगे। हालांकि इसके बाद भी रघुवरन हमें कुछ फिल्मों जैसे माइकल राज और मेगम कराथिथेरुगु जैसी फिल्मों में लीड रोल में नजर आए और मिड 80s के आसपास रघुवरन हमें कुछ और ऐसी ही फिल्मों में लीड रोल में नजर आए और ये फिल्में काफ़ी सफल भी रहीं और लेट 80s तक तो रघुवरन ने बहुत सारी फिल्मों में लीड रोल निभाया। लेकिन उस टाइम पर उनकी इमेज बिल्कुल पूरी तरह से लीड एक्टर के तौर पर बनती कि रघुवरन ने तुरंत इसको चेंज करने के बारे में डिसाइड किया और उनका ये मानना था कि उन्हें किसी एक इमेज में बंधकर नहीं रहना है, उन्हें फिल्मों में अलग अलग तरह की वैरायटी वाले रोल निभाने हैं। और अपनी इसी सोच के चलते उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाए, विलन वाले रोल निभाए और ऐसे ही कई और छोटे मोटे रोल भी निभाए, जिसकी वजह से रघुवरन को जितनी फिल्में पहले लीड एक्टर के तौर पर मिल रही थी वो अब धीरे धीरे कम होती गईं।
और लगभग अर्ली 90s में ऐसा समय आ गया जब रघुवरन को लीड एक्टर से ज़्यादा सपोर्टिंग रोल में और विलेन के रोल में पसंद किया जाने लगा। इसी दौरान सन 1990 में आई फिल्म इज्जतदार से रघुवरन ने हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। हालांकि आगे चलकर रघुवरन ने बहुत ही सिलेक्टेड हिंदी फिल्मों में काम किया, लेकिन अपनी बहुत ही यूनिक आवाज़ और एक्टिंग की दम पर उन्होंने हिंदी ऑडियंस के बीच में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली थी। जहां एक बार भी लोग फिल्मों में रघुवरन को अगर देखते तो ये चेहरा और उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए लोगों के जहन में रह जाती। सुपरस्टार रजनीकांत सर के साथ में उन्होंने फिल्म बासा के अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। यहाँ तक कि रजनीकांत सर को ऐसा लगने लगा था कि रघुवरन तो उनकी फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, और ज़्यादातर रजनीकांत सर की सोच ये रहती थी कि रघुवरन उनकी फिल्म में जरूर नजर आएं। सन 2008 में उनकी मृत्यु के पहले सन 2007 में सुपरस्टार रजनीकांत सर की फिल्म शिवाजी द बॉस में रजनीकांत सर ने रघुवरन को फिल्म में ये डॉक्टर का छोटा सा रोल करने के लिए रिक्वेस्ट की थी, और रघुवरन ने इस किरदार को निभाया भी था। लगभग पूरे 90 के दशक में रघुवरन की पॉपुलैरिटी एकदम आसमान छू रही थी। अपनी फिल्मों में एक से बढ़कर एक कॉम्प्लेक्स रोल रघुवरन इतनी आसानी से निभाते कि उन्हें देखकर लोग हैरान हो जाते थे। 1990 में आई फिल्म पुरैया पुथिर में रघुवरन ने एक सक्की हस्बैंड का किरदार निभाया, जो अपनी पत्नी को लेकर बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव और पजेसिव रहता है, और बाद में वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है और अपना पूरा घर बर्बाद कर लेता है। इसमें रघुवरन ने शराब पीने वाले हस्बैंड का किरदार कुछ ऐसा निभाया कि लोगों के मन में उनकी वैसी ही इमेज बन गई। इसमें अगर आप उनके कुछ सीन देखेंगे तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो रियल में ऐसा ही कर रहे हैं। इसी फिल्म का एक सीन था जहां पर रघुवरन को केवल एक डायलॉग बोलना था, आई नो। तो फिल्म पुरैया पुथिर के लगभग 2 से 3 मिनट के इस सीन में रघुवरन ने आई नो के इतने वेरिएशन बोले कि लोग देखकर हैरान हो गए। अगर आपने ये डायलॉग नहीं सुना है तो इसको आप एक बार जरूर सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि रघुवरन किस लेवल के एक्टर थे। और कैसे कोई एक्टर केवल 2 ही लाइनों में इतने सारे वेरिएशंस और फेशियल एक्सप्रेशंस ला सकता है। आगे चलकर रघुवरन ने अपनी कुछ और फिल्मों में ऐसे ही अल्कोहल वाले किरदार निभाए, और रियल लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। 1995 में आई फिल्म थोटा चिनुंगुनी में रघुवरन हमें कुछ ऐसे ही रोल में नजर आए। ये वही फिल्म थी जिसका रीमेक आगे चलकर हिंदी में हम तुम्हारे हैं सनम के नाम से बनाया गया था, और इसमें रघुवरन ने वही किरदार निभाया था जो फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम में शाहरुख खान ने निभाया था। तो लगभग 90 के दशक में रघुवरन एक तरफ जहां पर्दे पर ऐसे रियलिस्टिक किरदार निभाते जा रहे थे, तो वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। सन 1996 में रघुवरन ने जानी मानी एक्ट्रेस रोहिणी से शादी कर ली थी, जिन्होंने वैसे तो साउथ की बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन आपको शायद फिल्म बाहुबली पार्ट 1 में उनका ये किरदार याद होगा, जो कि प्रभास को पालती हैं और उनकी माँ बनी हुई नजर आती हैं। और रोहिणी से शादी करने के बाद कुछ सालों तक तो रघुवरन की शादीशुदा लाइफ काफ़ी अच्छी चली, लेकिन धीरे धीरे रघुवरन शराब की तरफ इतने ज़्यादा झुकते गए कि उनकी शादीशुदा लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गईं। इन दोनों की शादी के लगभग 4 साल बाद सन 2000 में इनके बेटे ऋषि वरन का जन्म हुआ, लेकिन रघुवरन की ड्रिंक करने की आदत की वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती गईं, और फाइनली सन 2004 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया था। हालांकि इस दौरान रघुवरन का झुकाव साईं बाबा की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था, और वो उन्हें बहुत ज़्यादा मानने भी लगे थे, और रघुवरन जैसे तैसे अपनी इन आदतों को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर ही रहे थे कि इस डिवोर्स के बाद वो और ज़्यादा अकेले पड़ गए। और फिर तो वो इसमें इस कदर डूबे कि शराब के बाद भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेनी शुरू कर दी, और इस टाइम तक अब वो फिल्मों में भी बहुत कम ही काम कर रहे थे। बहुत ही गिनी चुनी फिल्मों में हमें छोटे छोटे रोल में बस नजर आ रहे थे। जैसे सन 2004 में आई नागार्जुन की फिल्म मास में आपको उनका ये किरदार जरूर याद होगा, जिसमें उन्होंने ये सत्या नाम के विलेन का किरदार निभाया था। इस टाइम तक रघुवरन के बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से और उनके ईगो की वजह से फिल्म मेकर्स भी उनके साथ फिल्म करने में अब पीछे हटने लगे। कई बार तो रघुवरन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके ऐसे ही रात भर सड़क के किनारे ही लेटे रहते थे, और फाइनली सन 2008 में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि इस दौरान रघुवरन कुछ फिल्मों में काम कर रहे थे, जैसे सन 2009 में आने वाली चियान विक्रम की फिल्म कंठा स्वामी। पहले इसमें मेन विलेन का किरदार रघुवरन ही निभाने वाले थे, और उन्होंने फिल्म के कुछ सीन भी शूट किए थे, लेकिन अचानक से उनकी मृत्यु के बाद फिल्म में उनके ये सारे सीन दोबारा से आशीष विद्यार्थी के साथ में शूट किए गए, जिसकी वजह से फिल्म कंठा स्वामी थोड़ी डिले होकर भी रिलीज हुई थी। तो रघुवरन की पूरी लाइफ देखकर ये बात समझ में आती है कि जहां पर्दे पर उन्होंने अपने किरदारों को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया, तो वहीं रियल लाइफ में रघुवरन अपने आप को अपने परिवार के हिसाब से नहीं ढाल पाए। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि फिल्म पुरैया पुथिर में
उन्होंने जो अल्कोहलिस्ट हस्बैंड का किरदार निभाया वो किरदार उनके दिलो दिमाग से बाहर ही नहीं गया और मानो ऐसा लगा हो कि वो इस किरदार के साथ ही अपनी रियल लाइफ में भी जीने लगे थे। लेकिन जो भी हो, रघुवरन की पर्सनल लाइफ उस टाइम पर बिल्कुल पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उनकी पत्नी ने भी उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे इंटरव्यूज में ये कहा कि वो और रघुवरन बहुत अच्छे दोस्त जरूर थे। पर्दे पर वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते थे और वो उनकी फैन भी रही हैं। लेकिन जब बात रियल लाइफ की आती है तो रघुवरन एक अच्छे हस्बैंड कभी बन ही नहीं पाए। रघुवरन के बेटे ऋषिवरन एक्टिंग की फील्ड में नहीं आए और वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। सन 2008 में रघुवरन की मृत्यु के बाद उनका एक म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किया गया, जिसको खुद सुपरस्टार रजनीकांत सर ने लॉन्च किया। ये म्यूजिक एल्बम था थोड़ा कम, जिसके बहुत सारे गानों को रघुवरन ने ही कंपोज किया था और इसमें अपनी आवाज़ भी दी थी। उनकी आवाज़ में कुछ ना कुछ बात तो जरूर थी, इतनी यूनिक आवाज़ नहीं तो सुनने के लिए नहीं मिलती है। रघुवरन को आज भी इतने सारे अलग अलग तरह के वैरायटी वाले रोल निभाने के लिए लोग याद करते हैं। प्रभु देवा की सन 1994 में आई फिल्म कढ़ालन में वो हमें विलेन बने हुए नजर आए, जहां पर AR रहमान ने रघुवरन के लिए बिल्कुल ही एक अलग तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक डिजाइन किया था, जिस सेम बैकग्राउंड म्यूजिक को आगे चलकर हिंदी फिल्म रक्षक में पूनम बलम के बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर यूज किया गया था। डायरेक्टर एस शंकर की फिल्म मुधालवन में वो हमें एक नेता बने हुए नजर आए, जिस फिल्म को आगे चलकर हिंदी में नायक के नाम से बनाया गया था और इस किरदार को हिंदी में अमरीश पुरी ने निभाया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई रघुवरन के बारे में। आपको उनकी कौन सी फिल्म और उनका कौन सा किरदार आज तक याद है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको क्या लगता है कि पर्दे पर उनके द्वारा निभाए गए बहुत सारे रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का असर उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी पड़ा है या नहीं? हमें इस बारे में अपनी राय और अपना ओपिनियन जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से और वहाँ के एक्टर्स से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।